हेलो ऑल, मैं अमर लक्ष्यकार एक बार फिर आपके साथ। और आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि अकाउंट्स के पेपर में आ ही सकते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत। तो प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 121 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिटेड ऑन नेक्स्ट डे, ठीक है, आर रिकॉर्डेड इन। अगर हमारी जो चेक हमें रिसीव हुई है और हम लोगों ने वो डिपॉजिट करी है, ठीक है, तो अभी बैंक में तो पैसा आया नहीं। बैंक में अगर पैसा नहीं आया तो वो कैश कॉलम में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो जो कैश बुक है उसकी कैश कॉलम में ही हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, सॉरी 22 देखते हैं। इन पेटी कैश बुक द सिस्टम फॉलोड। पेटी कैश बुक में सिस्टम कौन सा फॉलो होता है? तो देखिए इसमें ना इम्प्रेस्ड सिस्टम चालू होता है। अब इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है आपको पता होगा कि जैसे किसी ऑफिस में आपने देखा होगा कि जो ऑफिस बॉय होता है उसे 1-2 हज़ार रुपये दे देते हैं और कहते हैं बेटा तुम चाय वगैरह लाते रहना और जिस दिन ख़त्म हो जाए मुझे बता देना, अपना हिसाब लिखते रहना। तो हिसाब जो लिखता है वो क्या डालेगा कि ओपनिंग एंट्री हमारी हो गई है 1,000 रुपये की और चाय जितनी आती गई और वो उतने से माइनस करता गया और एट द एंड उसने देखा कि 100 रुपये बचे हैं या 200 रुपये बचे हैं, तो वो इम्प्रेस सिस्टम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। डबल एंट्री इन कैश बुक इज कंप्लीटेड व्हेन। डबल एंट्री कैश बुक में कब कंप्लीट होगी? जब सैलरी पे करेंगे चेक से? नहीं। विथड्रॉ करेंगे मनी फॉर पर्सनल यूज? नहीं। और डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ठीक है। ये दो देखिए, डबल कॉलम कैश बुक पहली बात तो कौन सी होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों होते हैं और दोनों में ही एंट्री आएगी अगर हम ये वाली एंट्री पास करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। इम्प्रेस्ड अमाउंट अगर हमारा माइनस में है 500 रुपये, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रियम्बर्समेंट इफ। रियम्बर्समेंट का अमाउंट क्या होगा यदि एक्सपेंसेस वर इंकर्ड बाय द पेटी कैशियर। जो पेटी कैशियर है वो ये एक्सपेंसेस करता है, जैसे टेलीफोन का 150, टिफिन का 50 और स्मॉल रिपेयर्स का 30 रुपया और जनरल एक्सपेंसेस का 100 रुपया। ओके, जो इम्प्रेस्ड अमाउंट का माइनस में बैलेंस था इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस ये घुमाने के लिए दिया है। क्यों नहीं है? क्योंकि पता नहीं, हम जो रियम्बर्समेंट होता है वो आपकी जेब से जो लगेगा उसका दिया जाएगा। तो उसकी जेब से जो लगा है या जेब से नहीं लगा है, उसने जो अपने पैसे लगाए हुए हैं वो यही वाले लगाए हुए हैं, ठीक है ना। तो 150 और 50 हो गए आपके 200, 230 और 100, 330 रुपये। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 125 हम लोग देखते हैं। 2500 रुपये स्पेंट ऑन ओवरहॉलिंग ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी। मशीनरी अगर हम कोई भी खरीदें और उसका अगर एक्सपेंसेस उस पर हमें करने रहते हैं तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उनको हम कैपिटलाइज करते हैं या मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ देते हैं। देखो एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करने का मतलब ही ये हुआ कि उसकी मशीन की कॉस्ट में हमने जोड़ दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 126 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक साल के अंदर जो सारे खर्चे और रिसीट हम लोग लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर का मतलब जो हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे। तो यहाँ पे कहता है कि इनमें से रेवेन्यू कौन सा है, जैसे फ्रेट ऑन परचेज ऑफ प्लांट। देखो प्लांट मशीनरी प्रॉफिट बैलेंस शीट का पार्ट है, तो ये खर्चे जो होंगे वो कैपिटल नेचर के होंगे। लीगल एक्सपेंसेस पेड टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ये खर्चे प्रॉपर्टी की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे तो ये भी कैपिटलाइज होंगे। एंड एनुअल वाइट वॉश अगर आप कर रहे हो फैक्ट्री की तो ये हर साल होते हैं, इसीलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। और एक्सपेंसेस इंकर टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ये भी हमारा कैपिटलाइज नेचर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 127 हम लोग देखते हैं। लॉस caused by theft of cash by cashier after business hours। देखो बिजनेस आवर्स के बाद उसने क्या करा, कुछ लॉस वगैरह हो गया हमें, किसकी वजह से? कैशियर ने कैश चुरा लिया, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि ये रेवेन्यू लॉस है, कैपिटल लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू लॉस है। तो भैया ये इनमें से किसी टाइप का लॉस नहीं है, बिकॉज ये पर्सनल लॉस है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 हम लोग देखते हैं। शेयर प्रीमियम। तो जब हम लोग शेयर इशू करते हैं, 100 रुपये का शेयर 110 रुपये में इशू करते हैं, तो उस 10 रुपये को हम लोग क्या बोलते हैं? वो 10 रुपये हमारा होता है
शेयर प्रीमियम, तो ये जो शेयर प्रीमियम है वो कौन से टाइप की रिसीट है, मतलब रेवेन्यू रिसीट है, डेफर्ड रेवेन्यू या फिर कैपिटल। तो देखो इसका आंसर होगा कैपिटल रिसीट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये हर बार तो आनी नहीं है, हर साल तो आनी नहीं है। अगर हर साल आनी होती तो ये रेवेन्यू रिसीट हो जाती। और डेफर्ड रेवेन्यू रिसीट क्या होती है आप आगे मैं आपको समझाऊंगा। वैसे एक बात समझ लीजिए कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये इस टाइप के जो खर्चे और रिसीट होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल रिसीट, दैट इज ए। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 129। असर्शन डैमेजेस पेड ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई सर्टेन गुड्स इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो डैमेज हुआ है या डैमेज पेड ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच मतलब तोड़ने, कॉन्ट्रैक्ट को किसी ने तोड़ दिया अगर हमने किसी के साथ किया तो उसका डैमेजेस अगर कुछ पे हुआ है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल नेचर का नहीं होगा। कैपिटल नेचर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और रीजनिंग सच डैमेजेस आर इंकर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ना कि कैपिटल नेचर के। इसलिए इसका आंसर, अच्छा पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल नहीं। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बिल्कुल नहीं। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बिल्कुल पहला गलत है एंड सेकंड इज करेक्ट। यस, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। 130 हम लोग देखते हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल में कैपेसिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं अपनी सीटिंग कैपेसिटी, इसका मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि इसके सीटिंग कैपेसिटी के बढ़ाने से हमारे रेवेन्यू में भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमारी इनकम बढ़ जाएगी, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कोई खर्चा जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़े, वो टाइप के खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 हम लोग देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड बेनिफिट। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बेनिफिट कैसे प्रोवाइड करता है? क्या शॉर्ट टर्म में करता है, लॉन्ग पीरियड में करता है, वेरी शॉर्ट पीरियड में, या कोई सा नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, लॉन्ग पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें लॉन्ग पीरियड में हेल्प करते हैं, या इनकम उनकी जो होती है वो लॉन्ग पीरियड में हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 132 हम लोग देखते हैं। An amount of 30,000 spent on traveling expenses of the directors to foreign trip for purchase of an asset to be used in production process। भैया मशीन खरीदने गया था फॉरेन में और ट्रेवलिंग एक्सपेंस उसके हुए हैं जिस पे खर्चा हुआ है 30,000। तो ये किस टाइप का खर्चा है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ईज एक्सपेंडिचर है? ये क्या है? रीज एक्सपेंडिचर पता नहीं, रेवेन्यू लिखा होगा। एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नन? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका फायदा हमें लॉन्ग पीरियड में मिले, ये तो पक्की बात है, इसीलिए उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं। डायरेक्टर ने जो मशीन लगाई या लगाने के लिए वो फॉरेन ट्रिप पे गया, तो वो मशीन की कॉस्ट में ये 30,000 रुपये जुड़ जाएंगे, ये बात तो आपको पता ही है। और इसीलिए जो 30,000 जिसका फ़ायदा मशीन के साथ हमें आने वाले सालों में मिलेगा, वो एक बार में तो मिल नहीं जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रिकवरी ऑफ बैड डेट। देखिए रिकवरी ऑफ बैड डेट का मतलब बैड डेट हो गए थे लेकिन, अब बैड डेट क्या होता है? मतलब किसी से पैसे लेने थे, नहीं मिले, बैड डेट हो गए। लेकिन हुआ क्या, कुछ टाइम बाद, 1 साल 2 साल बाद हमें वो अचानक से वो पैसे वो कहने लगा, उसकी अंतरात्मा जाग गई और उसने कहा नहीं तो पैसे ले लो भैया तुम, और रिकवरी हो गई उसकी। तो ये क्या है? ये रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? पहली बात तो ये रिसीट है, एक्सपेंडिचर तो है नहीं। दूसरी बात ये रेवेन्यू टाइप का रिसीट है। क्यों? क्योंकि ये एक ही बार मिलेगा साल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, अमाउंट स्पेंट ऑन अनसक्सेसफुल पेमेंट। देखो अनसक्सेसफुल हो या सक्सेसफुल हो, पेटेंट पे अगर खर्चा किया है आपने, तो इस टाइप का जो नेचर का जो खर्चा होता है ये आने वाले सालों में ही रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि उसका नेचर ही अलग है। तो वो पूछ क्या रहा है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड द अमाउंट इज लार्ज, ऑब्वियसली उसका अमाउंट अगर लार्ज होगा, अगर
चलो अब मैं दूसरी चीज़ पूछ लेता हूँ कि अगर ये अमाउंट लार्ज नहीं लिखा होता तो हम लोग इसे कहाँ ले जाते? तो हम लोग इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ले जाते। अगर छोटा मोटा खर्चा है, साल के इसी साल में ख़त्म कर दो, हम लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान नहीं देते कि ज़्यादा बड़ा अगर खर्चा होगा तो हम लोग उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 135 हम लोग देखते हैं। कैपिटल रिसीट आर रिप्रेजेंटेड इन, कैपिटल रिसीट जो होती है वो कहाँ रिप्रेजेंट की जाती है? बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में। तो इसका आंसर है बैलेंस शीट। वैसे ही मैं बता दे रहा, कैपिटल रिसीट हमारी बैलेंस शीट में जाती है। क्वेश्चन नंबर 136 हम लोग देखते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? मतलब बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में? तो आंसर इज बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ जाते हैं? एसेट साइड में या लायबिलिटी में? तो आंसर इज एसेट साइड में। एसेट साइड में कहाँ जाते हैं? लॉन्ग टर्म फिक्स्ड असेट में या फिक्स्ड असेट में या करंट असेट में? तो आंसर इज करंट असेट में। अब हम लोग देखते हैं जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो एग्जाम्पल किसका है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पहली बात होते क्या है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे दूं। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उस इनकॉर्पोरेशन से पहले के जो खर्चे होते हैं, जैसे वकील को फीस देना या कोई ट्रेडमार्क का खर्चा करवा लेना या और भी ऐसे टाइप के खर्चे, वो सारे प्रिलिमिनरी होते हैं। तो क्या उस खर्चे का जो बेनिफिट है वो हमें मिल गया? अभी नहीं मिला ना, आने वाले सालों में मिलेगा। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 137 हम लोग देखते हैं। ब्रोकरेज दिया है ऑन द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स इज अ डैश एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर हो जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो ब्रोकरेज हम लोग इशू करने, शेयर इशू पे हम लोग देते हैं या डिवेंचर पे, तो वो जो खर्चे होते हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस? देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक अलग चीज हो गई, मतलब ऐसा खर्चा जो हमने पहले ही दे दिया हो। ये जानबूझ के नहीं दिए जाते। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं प्रीपेड एक्सपेंसेस का, कि हमने साल के बीच में इंश्योरेंस करा लिया। तो अब इंश्योरेंस जो है वो सपोज 6 महीने का इंश्योरेंस, जो इस साल के 6 महीने हैं और अगले साल के 6 महीने, 1 साल हो गया। तो वो 1 साल का जो खर्चा मैंने दे तो अभी दिया है, लेकिन इस साल मेरा जो खर्चा होना चाहिए वो सिर्फ 6 महीने का होना चाहिए। इसीलिए जो अगले 6 महीने हैं अगले साल के, तो वो वाले खर्चे हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो इस टाइप के खर्चों को हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। एंड वो पूछ रहा है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जिनका हमें प्रॉफिट या फायदा आने वाले सालों में मिलेगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो अगले ही साल है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका जो रहता है ना, वो बिल्कुल अलग रहता है, दोनों का बिल्कुल अलग रहता है। एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट, तो ये तो एक तरीके से इसमें एस्टिमेटेड रहता है, और इसमें एस्टिमेशन हम लोग लगा ही लेते हैं इसमें भी। तो क्वेश्चन सी देखते हैं आंसर। बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड नहीं, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ये अगले ही साल के रहते हैं, और जो रेवेन्यू है ये तो आने वाले कई सालों तक इसका बेनिफिट मिलता है। और नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर तो इसका अलग है, तो डिफरेंस वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर वैसे होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो जो सूटेबल जो आंसर लग रहा है वो ए है इसका, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। 39 हम लोग देखते हैं। मशीनरी हमने परचेज करी है 10,000 की, और 500 रुपये पे करे हैं वेजेस के फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। वेरी गुड। द अकाउंट दैट शुड बी डेबिटेड टू। देखिए, अगर आप मशीन खरीदोगे तो मशीन अकाउंट को ही तो डेबिट करोगे, ठीक है ना। तो द अकाउंट, अच्छा पूछ क्या रहा है कि द अकाउंट, अच्छा ओके। क्वेश्चन ये है कि मशीन भी हमने खरीदी 10,000 की, वो 500 रुपये वेजेस के पे भी करे हैं, तो वो अकाउंट जिसे आप डेबिट करोगे, तो देखो भैया वो मशीनरी तो होगा ही होगा, और जो 500 रुपये हमने वेजेस के करे हैं वो भी मशीनरी में होगा। इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर करना का। तो 500 रुपये हमने मशीनरी में ही डालने हैं और 10,000 भी मशीनरी में ही डालने हैं, यानी कि 10,500 का खर्चा यहाँ पे मशीनरी अकाउंट पे डलेगा। क्वेश्चन नंबर 140 हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी अभी है, ओके, ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, और उसका अमाउंट जो है बट वो अनसर्टेन है, तो विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है, इज टर्म्ड एज, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोविजन। क्यों बोलेंगे?
और लायबिलिटी हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी लायबिलिटी तो आई नहीं है। मतलब प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, हमें लग रहा है कि इस अनसर्टेन अमाउंट, हमें मतलब अमाउंट पता नहीं है लेकिन लायबिलिटी तो पक्की है। जैसे, और एक है इसमें कंटेंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोविज़न आप समझ लो क्या होते हैं। प्रोविज़न हम लोग जो बनाते हैं वो इसी बेस पे बनाते हैं कि लायबिलिटी तो हमें पता है होगी लेकिन अमाउंट अनसर्टेन है, तो वो प्रोविज़न ही कहलाता है। और कंटेंजेंट लायबिलिटी वो होती है जब लायबिलिटी हमें पता ही ना हो, मतलब मे बी वो लायबिलिटी हमारी अराइज हो जाए और ना हो, दोनों बातें। और जो अमाउंट है वो भी अनसर्टेन है, अनसर्टेन लायबिलिटी अनसर्टेन अमाउंट, तो वो कंटेंजेंट लायबिलिटी हो जाएगा। कंटेंजेंट लायबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाई जाती है, ये याद रखना। एंड जो प्रोविजन है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आता है। और प्रोविजन फॉर बैड डेट आपने सुना होगा, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं, कंटेंजेंट असेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंटेंजेंट लायबिलिटी तो दिखाई जाती है बैलेंस शीट के फुटनोट में, लेकिन अगर कोई कंटेंजेंट एसेट है तो उसे कहीं भी नहीं दिखाया जाता है। और ये जो है वो किस बेस पे हम लोग बोलते हैं, किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग बोलते हैं, तो वो हम लोग बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एक होता है हमारा, उसके बेस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 हम लोग देखते हैं, कंटेंजेंट asset usually arises from unplanned और other unexpected events की वजह से होता है। तो ये तो सही बात है, ट्रू है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 143 हम लोग देखते हैं, प्रोविजन और कंटिंजेंसीज आर नॉट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश, ठीक है, और सिंस दे डू नॉट रिलेट टू सिचुएशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। ओके, तो इसका आंसर आई होप होना चाहिए अनसर्टेन बिजनेस रिस्क। ओके, तो प्रोविजन और कंटिंजेंसीज आर नॉट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसर्टेन बिजनेस रिस्क। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनसर्टेन बिजनेस रिस्क। प्रोविजन और कंटिंजेंसीज हम बनाते ही अनसर्टेन बिजनेस रिस्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो पहला ऑप्शन है अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स। तो अनकॉल्ड लायबिलिटी क्या होती है पता है आपको? अनकॉल्ड लायबिलिटी मतलब वो पैसे शेयर्स की जो हमने अभी तक कॉल ही नहीं किए, और वो आप कॉल कब कर सकते हो, जब कंपनी वाइंड अप होती है, अनकॉल्ड, ठीक है। इसके बाद तो ये इसका कंटेंट लायबिलिटी, हाँ ये कंटेंट लायबिलिटी हो सकती है। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नोलेज्ड एज डेट, ये भी कंटेंट लायबिलिटी हो सकती है। एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिविडेंड, ऑब्वियसली डेट इंक्लूडेड इन डेटर्स विच आर, अच्छा देखो डेट जो डाउटफुल डेट्स होता है ना, उनके लिए हम लोग कंटेंट लायबिलिटी में नहीं लिखते, उन्हें हम लोग प्रोविजन बनाते हैं उनका, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर प्रोविजन होगा, ना कि कंटेंट लायबिलिटी। और क्वेश्चन इसका डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, कंटेंट लायबिलिटी आर शोन ऑब्वियसली एज फुट नोट टू द बैलेंस शीट। तो फुट नोट में हम लोग कंटेंट लायबिलिटी दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 हम लोग देखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन अंडर डिस्प्यूट। अगर ये अंडर डिस्प्यूट है तो हो सकता है हमें देना पड़े आगे चल के, इसलिए कंटेंट लायबिलिटी हो जाएगी हमारी। एसेट तो किसी बेसिस पे नहीं होगी, और करंट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अभी सर्टेन नहीं है वो, मतलब इस साल देना पड़ेगी, मे बी अगले साल, तो इसीलिए ये कंटेंजेंट लायबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं हम लोग, बिल डिस्काउंटेड विद अ बैंक, बिल विद अ बैंक, ठीक है। तो ये कंटेंट लायबिलिटी होगी, एसेट होगी, लायबिलिटी होगी। तो देखो लायबिलिटी होगी तो पक्की बात है, लेकिन एसेट नहीं होगी। और दूसरी चीज, बिल डिस्काउंट अगर हमने बैंक से कराया है तो हो सकता है जिसको उस बिल का पैसा देना हो वो पार्टी मना करके देने से, तो वो हमारी लायबिलिटी बन सकती है आगे चल के, इसीलिए ये कंटेंजेंट लायबिलिटी ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 हम लोग देखते हैं, द गुड्स सोल्ड फॉर और ₹900 बट द अमाउंट वाज एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट 1080। इसका क्या मतलब है कि 900 रुपये का माल बेचना था, 1080 का हमने एंट्री कर दी ऑन रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट। देखो रेक्टिफाई हम लोग करेंगे तो एक चीज़ ऐसे करेंगे, क्योंकि हमें क्रेडिट, देखो जो माल बेचते हैं यानी कि सेल की एंट्री जो होती है वो क्रेडिट होती है, 900 से क्रेडिट करनी थी, लेकिन हमने कितने से कर दी, 1080 से, यानी कि 180 रुपये से ज़्यादा हमने सेल्स में डाल दिए। तो उसको खत्म करने के लिए सेल्स अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा और कितने से होगा, 1080 से, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 149 हम लोग देखते हैं, 25,000 रिसीव्ड फ्रॉम अदिति is credited in the account of प्रेरणा is the error of। ये किस टाइप की एरर है, तो ये कि इसके अकाउंट में डालनी थी उसके अकाउंट में डल गई, ये एरर ऑफ कमीशन है, यानी जो हमारी क्लरिकल एरर होती है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और